नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। किसी भी देश के लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी जो आत्मा है, सबसे जरूरी चीज है, वो उसका निर्वाचन होता है, चुनाव आयोग होता है। मुझे ये खराब शब्द कहने नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जो मैं हालात देख रहा हूं कि इससे नकारा और इससे नपुंसक चुनाव आयोग भारत में अभी तक आया नहीं। आप सोचिए, जिस आदमी ने पाकिस्तान के संग युद्ध में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए, हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार सेना का जिसको मिला हो, उसको भी नोटिस आया है कि 18 किलोमीटर दूर जाके अलग अलग डेट में अपनी और अपनी पत्नी का वेरिफिकेशन कराओ। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया SIR को लेकर। गांव गांव में हल्ला मचा हुआ है, बिल्कुल कि ये हो क्या रहा है। वो तो बीजेपी मस्त है कि अपना गांधी जी के 3 बंदरों की तरह ये लोग बैठा दिए हैं, जो मन में आएगा करेंगे। हालात ये देखिए लोकतंत्र की कि 15 तारीख को BMC का चुनाव है और सुना जा रहा है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री फडणवीस महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे और SIR के बदले में योगी आदित्यनाथ ने वो दांव खेला है कि टीम चाणक और शाह साहब मिला के मोदी जी को शामिल करके भी उसका काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। योगी की मतदाता सूची SIR पर भारी पड़ गई। तमाम राजनीतिक विषयों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है, बहुत शानदार बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं आज की बातचीत की शुरुआत बड़े खराब शब्दों में कर रहा हूं, जो किसी संवैधानिक संस्था के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब संवैधानिक संस्था ऐसी हो जाए कि वो भारत के लोकतंत्र की हत्या करने लगे, तो मजबूरन मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि देश में इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने कहीं देखा नहीं। करोड़ों 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 वोट कट गए हैं, लोग परेशान हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुप्रिया शीने, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फोटो लगाई उन्होंने, फोटो लगा के कहा है कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख वीर योद्धा परम चक्र विजेता एडमिरल अरुण प्रकाश है। उनकी उनकी पत्नी को पहचान साबित करने के लिए चुनाव आयोग जाना होगा। 82 साल के हैं, पत्नी 78 साल की। दोनों के लिए बुलावा दो अलग अलग तारीखों पर उनके घर से 18 किलोमीटर दूर आया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में एडमिरल प्रकाश ने IAF के साथ डेपुटेशन पर हंटर विमान उड़ाते हुए चाकलाला एयरबेस पर हमला किया था, जहां प्रसिद्ध जनरल चक ईगर का बी क्राफ्ट विमान ध्वस्त हो गया था। जनरल चक ईगर अमेरिकन एयरफोर्स के अफसर थे और दौरान पाकिस्तान के एडवाइजर थे। ये कैसी सनक और पागलपन है कि आज वोट डालने के लिए ऐसे जाबाज को अपनी पहचान साबित करने के लिए नोटिस देने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, अमर सेन नोबेल पुरस्कार विजेता, उसको नोटिस। एडमिरल, आप सोचिए गांव देहात के बेचारे ननकू की क्या हालत होगी। कौन गांव में पूछ रहा है किसके वोट बने किसके नहीं बने। कई गांवों से खबर आ रही है प्रधान जी 200 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं वोट के नाम पर। पूरे पूरे देश में ऐसी अराजकता का नाच हो रहा है क्या सीन, क्या खेल है ये, किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया है चुनाव आयोग को, ये कैसे सुधरेंगे? क्या देश की जनता गांधीवादी तरीके सड़क पे आके मौन धरने पे बैठ जाए तब मानेंगे ये लोग? क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, देश की जनता को तो अभी बहुत काम करना है। अगर देश की जनता को लोकतंत्र बचाना है, इस जनता के नेताओं को लोकतंत्र बचाना है, जनता का समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र बचाना है, हमें और आपको लोकतंत्र बचाना है, हमारे आपके जैसे अन्य पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को लोकतंत्र बचाना है, तो उनको काफी काम करना बाकी है। उन्हें धरना भी देना पड़ेगा, उन्हें सड़क पर मार्च भी निकालना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें नारे भी लगाने पड़े, उन्हें हड़ताल भी करनी पड़ेगी, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष की कोई सीमा नहीं है, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें कोशिश करके अपने संघर्ष को शांतिपूर्ण भी रखना होगा, ये भी एक शर्त है इसके अंदर। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन में, जो बहुत छोटा सा जीवन है, मैं एक मामूली आदमी हूं, लेकिन पिछले 30-35 साल मैंने देश के लोकतंत्र राजनीति को देखते हुए, परखते हुए, समझते हुए गुजारे हैं। और मेरा मानना है कि इससे पहले लोकतंत्र के ऊपर कभी भी इतना संगीन हमला नहीं हुआ जितना आजकल चल रहा है। इस हमले के 2 आधार हैं, 2 बुनियादी आधार हैं इस हमले के। पहला आधार इस हमले का यह है कि इसमें मतदाता, राज्य यानी भारत की सरकार और चुनाव आयोग, इन तीनों के संबंध को बदल दिया गया है और बदल के वो कर दिया गया है जो कि संविधान में नहीं है। जो संविधान में है उसको बदल दिया गया है। संविधान की भावना ये कहती है
कि मतदाता को वोट डालने का अधिकार है और उस वोट डालने के अधिकार, वो वोट डालने के अधिकार का उपभोग कर पाए, ये सुनिश्चित करने का कर्तव्य चुनाव आयोग और भारतीय राज्य को है। इसको पलट दिया गया है और कर ये दिया गया है कि ये मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि वो देश का नागरिक है, उसकी पहचान क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसके पिताजी की उम्र क्या है और 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम किस तरीके से दर्ज था, उसके नाम की स्पेलिंग क्या थी और उसके पिताजी की उम्र क्या है और उसके पिताजी की उम्र के बीच का फर्क क्या है। ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी बारीक और ढेर सारी बातें, ये साबित करने का अधिकार मतदाता के ऊपर डाल दिया गया है। जो देश के जब संविधान बना था तब वो जिम्मेदारी, इन सब चीजों को देखने, समझने और रिकॉर्ड में दर्ज करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी और भारतीय राज्य की थी कि वो चुनाव आयोग को इतनी सुविधाएं दिलाए और इतनी जिम्मेदारी दे कि ताकि इन बातों को दर्ज कर सके। मतदाता का काम केवल इतना था कि वो अपने मन में सोच के तय करे कि उसको किसको वोट देना है, अपने घर से निकले, 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो मतदान केंद्र बना हुआ है वहां जाए, बाहर जो पीठासीन, बाहर जो मतदान अधिकारी बैठा हुआ है वो लिस्ट में उसका नाम है ये सुनिश्चित करे और नाम ज्यादातर प्रतिशत में नाम वो होना चाहिए, मतलब उसके अंदर है वो नाम मिले, उसको अंदर जाके वोट डाल के आए, अपनी उंगली पे उसके निशान बने और घर बैठे वो, उसके बाद चुनाव नतीजे का इंतजार करे और जो चुनाव जीत के आए उसको अपना प्रतिनिधि माने। ये मतदाता की जिम्मेदारी थी। इस पूरी मतदाता की जिम्मेदारी को चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जी की साठगांठ ने बदल दिया है। यही कारण है कि अमर्त्य सेन को नोटिस मिल रहा है कि वो बताएं कि भाई वहां पर आपकी पहचान क्या है, आपकी नाम की स्पेलिंग ऐसी क्यों है। यही कारण है कि एडमिरल अरुण प्रकाश को और उनकी बुजुर्ग पत्नी को नोटिस मिल रहा है कि आप जाइए, ये कीजिए। क्योंकि एडमिरल अरुण प्रकाश इस देश की रणबांकुरे हैं, पूर्व जल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके आपने अभी वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में यहां बताया है। अमर्त्य सेन दुनिया के सबसे मशहूर अर्थशास्त्रियों में से एक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और तमाम भारतीय पद्मश्री, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि बहुत सारे इस तरह के तमाम सम्मान भी उनको प्राप्त हो चुके हैं अमर्त्य सेन को। हम सब लोग उनकी किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं, इसलिए न्यूज में केवल इन दोनों के नाम है, अमर्त्य सेन के और एडमिरल प्रोफेसर अमर्त्य सेन के और एडमिरल अरुण प्रकाश के। लेकिन इस तरह के नोटिस बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जा रहे हैं, आम लोगों को भी नोटिस जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी नोटिस जा रहे हैं नोटिस पढ़ना भी नहीं जानते, ऐसे लोगों को भी नोटिस जा रही है। ननकू का आपने जिक्र किया, ननकू तो नोटिस पढ़ ही नहीं पाएगा, वो चुनाव आयोग में जाने की बात तो दूर रही, उसको खुलाई करनी है ननकू को खेत में काम करना है, ननकू को दिहाड़ी की चिंता है अपनी। वो अगर शाम तक पैसे नहीं कमाएगा तो उसके घर पे खाना कैसे बनेगा। तो समस्या बहुत विकट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं देश की जनता को और उसके पैरोकारों को बहुत काम करना अभी बाकी है और उस काम में ज्यादातर संघर्ष है। ये है असली समस्या जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और हमें इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। ये मैंने कुछ भाषण देने के स्टाइल में अपनी बात कह दी है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने साफ तौर पे अपनी बात कही है, छोटी बात है, यही है। और उसको और दूसरी बात ये है, एक बात तो ये है कि मतदाता की परिभाषा बदल दी गई है, दूसरी बात यह है कि जो सत्ताधारी दल है और चुनाव आयोग, उन दोनों के बीच में साठगांठ हो गई है। सत्ताधारी दल की जरूरतों के मुताबिक चुनाव आयोग काम करता है, चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की राजनीतिक गोटी लाल हो जाए इसलिए काम कर रहा है। वो इस तरह की एक मतदाता सूची बनाना चाहता है जिससे सत्ताधारी दल अपने आप को बड़ा सहज महसूस करेगा। अगर इस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा तो हम अपेक्षाकृत ज्यादा आसानी से जीत जाएंगे, हमारे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, विपक्ष के जीतने की संभावनाएं घट जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा प्रपंच चल रहा है ये। अच्छा, और इसको बड़ी योजना पूर्वक कई साल से धीरे धीरे बदला जा रहा है। जैसे कि 3-4 साल पहले एक नई कैटेगरी आई, BLA, हम लोग कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन बार बार इस बात को कहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि लोगों की बात समझ में देर में आती है। भाई आजकल सब लोग BLA की चर्चा कर रहे हो, BLA आया कहां से? हम 10 साल पहले तो BLA नहीं होता था, कैसे प्रकट हो गया BLA? किस कानून के तहत BLA बनाया गया है? ये भारत के राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बूथ लेवल एजेंट नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी को बनाएं। कौन देता है तनख्वाह इन बूथ लेवल एजेंटों को? जो BLO होता है उसको तो राज्य सरकार तनख्वाह देती है।
जो ईआरओ होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन एजेंट होता है जो है, उसको चुनाव आयोग के जरिए तनख्वाह मिलती है। जैसे बिहार में मान लीजिए 90,000 बीएलओ थे, एक बूथ पे एक बीएलओ होता है, उसके ऊपर 250 ईआरओ थे। लेकिन जो बीएलए थे वो तो लाखों थे, वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, उनको कौन तनख्वाह देता है? उनसे बेकार ली जा रही है क्या? और राजनीतिक दल अगर तनख्वाह देते हैं तो क्यों देते हैं तनख्वाह? उनको तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि ये सब, इस सब में बहुत ज्यादा घपले और घालमेल हैं। देखो एक बात और देखिए, और देखिए एक और बात मैं कह दूं, इस बात को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप वहीं पहुंचेंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं। इसमें घपले और घालमेल की ये बात है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आप एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। हाँ, मैं यही कहना यार। आप वहीं पहुंचेंगे, क्यों नहीं दर्ज कर सकते आप चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर? क्यों? कानून बना दिया गया है। सवाल ये किसको इम्यूनिटी प्राप्त है ये देश में चुनाव आयोग के अलावा? सही बात है। जो जिस संगठन ने चुनाव आयोग के खिलाफ ये याचिका दायर की अदालत में, उसने तर्क ये दिया अदालत में कि ये इम्यूनिटी तो भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। ठीक बात है। और चुनाव आयोग की दी गई है। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण मामला विचार करेंगे, लेकिन स्टे नहीं दिया उन्होंने। पहले उन्होंने ये किया कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जज होना चाहिए, सरकार ने बड़ी सफाई के साथ हटा दिया जज की साहब, एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता, यानी बहुमत तो अपना हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हटा दिया। अब वो स्टे नहीं दिया जस्टिस सूर्यकांत ने, लिखा कि गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। सवाल यह कि चर्चा के लेट क्यों होना? चर्चा तो तत्काल रोज सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके पास शिकायत करने के जितने मंच थे वो मंच तकरीबन समाप्त प्राय हैं। वो हमारा लोकतंत्र कगार पे पहुंच गया है कि अगर आप सरकारी अमले के खिलाफ शिकायत करेंगे, अगर आप चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत करेंगे, अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ चुनाव शिकायत करेंगे, तो आप शिकायत कहां करेंगे भाई? अगर आप पहले चुनाव आयोग एक मंच था, वहां हम शिकायत करते थे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। अब चुनाव आयोग आपकी शिकायत का जवाब नहीं देता, आपके लिखे हुए खत का उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। आपको चुनाव आयोग को जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं, दूसरी तरफ ऐसा लगता है आपने कुएं में फेंक दिया है, कोई खामोश, पूरी तरह खामोशी होती, कोई वहां से जवाब नहीं आता उसका। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपका मसला बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे, स्टे नहीं देंगे। लेकिन हम स्टे भी नहीं देंगे। हम जो कार्रवाई हो रही है, जो विवादास्पद कार्रवाई है, जिस पर विचार करना हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, एक और खास बात है, जिस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन हम उस कार्रवाई को होने देंगे? लगातार कार्रवाई होती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट विचार करता रहेगा उसके ऊपर। बिहार की एसआईआर पे आज तक विचार हो रहा है। जो एसआईआर चुनाव से बंधी हुई थी, जिस एसआईआर के अंदर तैयार होने वाली जो मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची में चुनाव होना था, बिहार की सरकार बननी थी, जीत हार का फैसला होना था, अगले 5 साल बिहार पे कौन हुकूमत करेगा ये तय होना था। वो सब हो चुका है, लेकिन उस पर लगातार विचार चल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने करने में कई बार ये भी बात कही, अगर हमने कोई गलत पाया तो हम एसआईआर खारिज कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप अचानक सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ कि भाई इसमें कुछ गलत था, वो एसआईआर को खारिज कर देगा, तो साथ में क्या उसके आधार पर चुनी गई सरकार भी खारिज हो जाएगी? सही बात है, सही बात है। क्या हो रहा है आप सोचिए ना, क्या हो रहा है? सनी देओल की पिक्चर थी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये तो उससे भी ज्यादा संगीन मामला है संजय जी। ये तारीख पे तारीख वाला मामला ठीक है आपकी बात, लेकिन ये उससे भी ज्यादा संगीन मसला है। इसमें ये है कि गौर पे गौर किया जाएगा, लेकिन फैसला ही नहीं आएगा। फैसला नहीं आएगा, सरकारें अगली आती रहेंगी, जाती रहेंगी, फैसला निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा। और सरकार भी पूरा मजे कर रही है। 15 तारीख को महाराष्ट्र की बीएमसी का चुनाव है, पूरे देश भर के बीजेपी के लोगों ने यहाँ इकट्ठा जमा बाड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में विधायक, पूर्व मंत्री सब यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं मुंबई में। और मजे की बात यह है कि 15 तारीख को चुनाव है, मैं भी मुंबई में हूँ, मैंने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में दौरा किया, बीजेपी पूरी जान से लगी हुई है। और मजे की बात यह है कि पता चला कि 15 तारीख को वोटिंग है और 14 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री जी। कहीं कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव से 24 घंटे पहले सीधा कैश लीजिए, वोट दीजिए, कैश लीजिए।
आम आदमी का टैक्स का पैसा इस तरह लुटाया जा रहा है पूरे देश में। ये देखिए कब हमारे तक? हमारे आपके मित्र हैं सतीश कुमार सिंह। जब हम्म, बिहार का चुनाव चल रहा था तो मैं उनका एक इंटरव्यू ले रहा था उनका, हैं? तो उन्होंने कहा था कि अब एक वो समय आने वाला है कि जब मतदाता मतदान की सूची में लगा मतदान की लाइन में लगा होगा, हैं? तभी अचानक उसके फोन पे आएगा कि बस उसमें उसके उसके अकाउंट में पैसा आ गया। बिल्कुल वही स्थिति हो रही है। अभी उन्होंने कहा था बिहार के चुनाव के वक्त कि अब ये स्थिति आने वाली है। सतीश जी ने ये बात कही थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे यहाँ। ये इसको फौरन ये चुनाव आयोग का काम है इसके ऊपर रोक लगाना। ठीक बात है। जबकि चुनाव आयोग ने बिहार में जब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था उस वक्त चुनाव आयोग ने इजाजत दी बिहार सरकार को महिलाओं में 10-10 हजार रुपए की किस्त बांटने की, जबकि इससे पहले किसी भी चुनाव आयोग ने इस तरह की इजाजत नहीं दी थी। तमिलनाडु में इस तरह की रोकें लगाई गई थी और दूसरी कई जगहों पर इस तरह की रोकें लगाई गई थी कि ये हम नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग का कहना यह था। लेकिन अभी वहां बिहार में करने दिया गया, महाराष्ट्र में करने दिया जाएगा। हर कीमत पर सत्ताधारी पार्टी की गोटी लाल होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग का अब एक तरह से संवैधानिक कर्तव्य बन गया है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो बड़ा मजा आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के बहुत बड़ी वोट कट गए, वो अधिकांश बीजेपी के थे। योगी जी ने तो कहा भी 4 करोड़ वोट कट गए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान हो रहा है कि योगी को 2027 में हराने के लिए बीजेपी के वोट काटे गए हैं बहुत बड़ी संख्या से। योगी कैंप में बड़ा गुस्सा है। ये मतलब मैं पहले भी कहता था भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही हराएगी। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि यूपी एक ऐसा रणक्षेत्र बन रहा है जहां घमासान आने वाले समय में बहुत जल्दी दिखाई देगा। होगा ऐसा? तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये घमासान हो रहा है जो आप बता रहे हैं, मुझे भी लग रहा था ऐसा। आपकी बात सही है इस बात में। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि योगी जी ने जब से वो 4 करोड़ वोटों का सवाल उठाया है, तब से भाजपा आला कमान की समझ में आ गया है कि योगी जी ने एक बहुत तगड़ा दांव मार दिया। वो दांव क्या है? जब योगी जी को पता चला कि एसआईआर होने वाली है, सबको पता था भाई उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होगी, तो योगी जी ने बहुत ध्यान दिया उसके ऊपर और उसकी गहराई में उसको समझा। वो समझ गए कि एसआईआर के औजार से उनके पर कतरे जा सकते हैं। इसलिए जैसे ही एसआईआर की बात आई, उन्होंने अपने द्वारा नियुक्त जो राज्य चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने, और उसने इस एसआईआर वाले केंद्रीय चुनाव आयोग से ज्यादा तेजी के साथ में ग्रामीण उत्तर प्रदेश की एक मतदाता सूची बना दी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वोट काट दिए। वोट काट के उन्होंने जो मतदाता सूची पूरी उत्तर प्रदेश की पेश की, वो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण मतदाता सूची जो राज्य चुनाव आयोग ने बनाई थी उसके बराबर ही वोट उसमें निकले, 12.5 करोड़ के आसपास। वैसे ही हंगामा हो गया। योगी जी की मतदाता सूची ने एसआईआर के जरिए जो पूरे उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची बनी थी उसके ऊपर एक बहुत भारी भरकम सवालिया निशान लटका दिया। उस सवालिया निशान के लटकने से क्या हुआ कि भाजपा की समझ में आ गया कि इस बंदे को अब हम नहीं काट सकते। तो उसके बाद में योगी जी दिल्ली के निमंत्रण पे या आमंत्रण पर या स्नेह निमंत्रण के ऊपर या खुद गए वहां पर। प्रधानमंत्री ने धूप में बैठ के सिकाई करते हुए, जाड़े की गुनगुनी धूप में बैठते हुए उनसे बातचीत की। अमित शाह ने भी उनसे बातचीत की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बातचीत की। पार्टी के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी उनके साथ बातचीत की। और जब से योगी जी वहां से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित अमित शाह के गुट के सदस्य श्री पंकज चौधरी उनके साथ चूल में चूल बढ़ाकर काम कर रहे हैं। और अब भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। उनको ये आदेश दिया गया है कि वे जाएं और ये हमारे जो वोट कटे हैं वो वोटों को दोबारा जुड़वाएं, क्योंकि इसमें 5 बड़े राज्यों के बड़े शहरों के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं, जो भाजपा के प्रभाव वाले शहर माने जाते हैं। शहरी इलाकों में भाजपा का ज्यादा प्रभाव है। जुड़वाएं मतलब जो है। तो अब इन लोगों को उम्मीद है कि हम जो भी 4 करोड़ तो नहीं लेकिन 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जो भी वोट जुड़वा पाएंगे, हैं, वो हम अपने वोट हम जुड़वा लेंगे। समाजवादी पार्टी भी कुछ जुड़वाएगी। अगर मतलब 1000 वोट जुड़ेंगे तो 1000 वोटों में 100-150 वोट समाजवादी पार्टी के होंगे, लेकिन 800 850 वोट बीजेपी के होंगे। तो चुनाव घोषित होने से पहले
मतदान होने से पहले, परिणाम निकलने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगी उत्तर प्रदेश में। ये खेल लंबा होगा। मुझे तो पूरा सीन इस तरह का लग रहा है। अच्छा, मोदी सरकार को उम्मीद है कि ट्रंप जो है शायद आ जाएंगे भारत, और ट्रंप भी मजे लेते हैं, कभी वो मारते हैं कभी पुचकारते हैं। अब मोदी जी पतंगबाजी करते हुए वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, फोटोग्राफी वायरल हो रही है। क्या लग रहा है कि कुछ बर्फ पिघलेगी? जो अमेरिका के राजदूत ने जो बातें कही हैं गोर ने यहाँ पे आकर, वो सब बातें मैंने देखी हैं। सारे राजदूत इसी तरह मीठी मीठी बातें करते हैं, उनका काम ही है। कोई ऐसा राजदूत नहीं है आके जो कड़ी कड़ी बातें करे। राजदूत का काम ही है। अभी तो अमेरिका का राजदूत चांदनी चौक घूमने जाएगा और कहेगा कि यहाँ पे जब पिछली बार आज से मैं 25-30 साल पहले आया था तो मैंने यहाँ पे पराठे वाली गली जो अब खत्म हो गई है वहां पे मैंने पराठा भी खाया था। वो कहेगा अमेरिकी एक्सेंट की अंग्रेजी में कहेगा चांदनी चौक इज ए ग्रेट हब फॉर द स्ट्रीट फूड। फिर वो भारत की संस्कृति की तारीफ करेगा। फिर एक दिन वो जब थोड़ी सी सर्दियां कम हो जाएंगी तो वो फैब इंडिया का कुर्ता पजामा पहन के किसी पार्टी में भाग लेता हुआ नजर आएगा। फिर वो शास्त्रीय संगीत भी सुनने के लिए जाएगा और भारतनाट्यम भी देखेगा। तो वो सभी राजदूत मीठी मीठी बातें करते हैं। इन मीठी मीठी बातों से डोनाल्ड ट्रंप के इरादे खत्म नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है वो राजदूत की मीठी मीठी बातों से नहीं खत्म होने वाली है। ये बिल्कुल गलतफहमी में है लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से मोदी जी को बीच बीच में चपतियाते रहेंगे, उनका गिरेबान पकड़ के झकझोरते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे कि दरअसल उनमें और उनके बीच में क्या फर्क है। अच्छा, अजीत डोभाल जी को क्या हो गया है? उनको अब देश की सुरक्षा तो उनके बस की बात रही नहीं है। पुलवामा से लेकर पहलगांव तक उनको आज तक पता नहीं चला पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आ गया, लेकिन नेता बनने का शौक चल रहा गया है। बिल्कुल उत्साह वाले भाषण दे रहे हैं। क्या अजीत डोभाल जल्दी पार्लियामेंट में भी दिखाई देंगे? मिनिस्टर बन जाएंगे? आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय। देखिए, अजीत डोभाल तो नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा सरकार है उसको चलाने वाला जो इंजन है, उस इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट दांता और पेच है अजीत डोभाल। जब वो आईपीएस थे तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पे जब वो रिटायर हुए आईपीएस की नौकरी से, उसके बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदेश पर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम की संस्था खोली। उस संस्था के पहले वो संस्थापक निदेशक बने। उसी संस्था में नृपेंद्र मिश्रा भी आए, उसी संस्था में विवेक देबरॉय भी आए। इन 3 लोगों ने मोदी सरकार के 3 आधार स्तंभों का काम किया। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, नृपेंद्र मिश्र ने पीएमओ की बागडोर संभाली और विवेक देबरॉय ने जो प्लानिंग कमीशन खत्म करके जो एक थिंक टैंक बनाया गया एनआईटीआई कमीशन, जिसको नीति आयोग कहते हैं, उसके इंचार्ज बने। वो अभी भी राम मंदिर भी बना, उसके भी इंचार्ज नृपेंद्र मिश्रा बने। तो ये जो पूरा ये जो विवेकानंद फाउंडेशन जो है ना, लोग समझते हैं कि साहब केवल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। नहीं, विवेकानंद फाउंडेशन भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है। इस संगठन की वजह से ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अभी, क्योंकि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को वांछित दिशा देने में इस संगठन की बहुत भूमिका थी। इस संगठन में अन्ना हजारे के आंदोलन को अन्ना हजारे आंदोलन नहीं कहा था, वो टीम अन्ना कहा जाता था। उसको टीम अन्ना थी उसके लिए। मजे की बात ये है अजित जो कह रहे हैं, अजित डोभाल जो कह रहे हैं, उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि वो उस विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। आप उनके तमाम भाषण पिछले उठा के देखिए, 20-25 लेक्चर उन्होंने दिए हैं 10-11 साल में, उनको उठा के देखिए। सब में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिविलाइजेशनल ब्रीडिंग हो रही है, सिविलाइजेशनली ब्रीड कर रहा है, यानी भारत की सभ्यता पर कुछ घाव लगे हैं अतीत में, और वो उन घावों से खून अभी तक रिस रहा है। वही बात उन्होंने अपने इस भाषण में कही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मजे की उस रिश्ते हुए खून का हमें बदला लेना चाहिए, ये है पूरा मामला। यही बचा हुआ है, बाकी बदले ले नहीं पा रहे, रिश्ते हुए खून का लेना चाहिए। मजे की बात ये है अवैध जी कि गुजरात से मुझे भी इस फाउंडेशन में बुलाया गया। एक कार्यक्रम था कि विवेकानंद फाउंडेशन चाहता है कि आप आए। मैं हैरान कि अजीत डोभाल का कार्यक्रम में मुझे बुलाया जा रहा है। मैंने भैया हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि भैया मैं इन प्रपंचों में नहीं पढ़ूंगा।
लेकिन नेटवर्क देखिए आप, उनको लगा कि 4PM देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है, तो इनको पटियाओ, नहीं पटियाओ तो धमकाओ। तो पटियाने वाले काम से खत्म हो गया, मैं आया नहीं, तो धमकाने वाले काम शुरू कर दिए गए। खैर, करते रहे, उनका जो काम है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू सर। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।